इस सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियन होता है और ये असल में एक मैजिकल बीस्ट टेमर है। बीस्ट टेमर असल में वो लोग होते हैं जो कि इंसान और मैजिकल बीस्ट की बॉडी पे काबू करके उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। हालांकि इस समय रियन को उसकी टीम के टीम लीडर जिनका नाम एरियस होता है वो उसे अपनी टीम से बाहर निकाल रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये होता है कि रियन उनकी टीम का सबसे यूजलेस मेंबर है क्योंकि रियन को किसी भी तरीके की फाइटिंग स्किल नहीं आती है और इसी वजह से जब वो लोग किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो रियन उस मिशन के दौरान मददगार से ज़्यादा उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मिशन कंप्लीट करने के साथ साथ रियन की प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। और इन सारी मुसीबतों को ध्यान में रख करके रियन की टीम के टीम लीडर एरियोस अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ ये फैसला करते हैं कि वो रियन को अपनी टीम से बाहर निकाल देंगे। आगे फिर कोई दूसरा चारा ना होने की वजह से रियन को एरियोस की बात मान करके उनकी टीम को छोड़ करके जाना पड़ता है, जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि रियन उसी शहर के अंदर एक बेंच के ऊपर सर लटका करके बैठा हुआ है और सर लटका कर बैठने के साथ साथ वो इस समय ये सोच रहा है कि अब उसे आगे क्या करना है। ये सारी चीज़ें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि रियन को वहाँ पे बैठा हुआ देख करके उसे अपनी बीस्ट टेमर स्किल्स को शो करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आगे फिर वो अपनी बीस्ट टेमर स्किल्स से एक ईगल को अपने काबू में कर लेता है और सीगल को अपने काबू में करने के बाद में वो सीगल से सभी बच्चों को हेलो बोलने को कहता है, जिसके बाद वो ईगल उसकी बात मान के सभी बच्चों को हेलो बोलता है और हेलो बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। और सीगल को जाता हुआ देख करके रियन के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो ख्याल ये होता है कि वो भी उस सीगल की तरह ही एक एडवेंचरर बन सकता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा करके अपनी बीस्ट टेमर मैजिकल स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ नौकरियों को हासिल कर सकता है, जिसके बाद उन्हीं नौकरियों की मदद से वो थोड़े पैसे भी कमा सकता है और उन पैसों से वो एक बीस्ट टेमर की तरह ही एक एडवेंचरर वाली लाइफ जी सकता है। और इसी ख्याल के साथ में वो एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, जिसके बाद वो एडवेंचरर्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड के अंदर जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे ये पता चलता है कि एडवेंचरर बनने के लिए उसे एक एडवेंचरर टेस्ट को पास करना होगा और उस टेस्ट के अंदर उसे 10 गॉब्लिन्स को हराना होगा और 10 गॉब्लिन्स को हराने के साथ साथ उसे 20 तरह के मेडिसिनल हर्ब्स को भी हासिल करने होंगे और मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करने के बाद में उसे इन मेडिसिनल हर्ब्स को एडवेंचरर गिल्ड के अंदर सबमिट करना होगा। और इन सारी बातों को जानने के बाद में रियन उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जाता है और उस टेस्ट के दौरान वो अपने खंजर को निकाल करके उन 10 गॉब्लिन्स को जान से मार देता है। लेकिन जब वो उन 10 गॉब्लिन्स को मार रहा होता है तभी अचानक उसे जंगल के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए जोरों जोरों से आवाज़ लगा रही होती है। और उस लड़की की आवाज़ सुनने के बाद में रियन बिना जरा सा भी समय गंवाए उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है और जंगल के अंदर पहुंचने के बाद उसे ये पता चलता है कि उस लड़की के ऊपर एक डी रैंक के किलर टाइगर ने हमला कर दिया है, जिसके बाद रियन बिना समय गंवाए उस लड़की की जान बचाने के लिए उस टाइगर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। हालांकि उसके पहले हमले में ही रियन का खंजर टूट जाता है और इस चीज़ को देख करके रियन भी काफ़ी हैरान हो जाता है। आगे फिर वो उस लड़की को इस जंगल से अपनी जान बचाकर भागने को कहता है। हालांकि वो लड़की रियन की बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस किलर टाइगर के ऊपर एक हमला करती है और उसके एक ही हमले से वो किलर टाइगर मर जाता है। और इस चीज़ को देख करके रियन भी काफ़ी हैरान हो जाता है। हालांकि ऐसा करने के दौरान वो लड़की बेहोश हो जाती है और जब उस लड़की को होश आता है तब रियन उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद वो लड़की रियन को ये बताती है कि उसका नाम कनाडे है और वो एक कैट स्पिरिट है। कैट स्पिरिट असल में उन स्पीशीज़ को कहा जाता है जो कि अल्टीमेट स्पीशीज़ में से एक है और अल्टीमेट स्पीशीज़ की कैटेगरी में उन स्पीशीज़ को रखा जाता है जिनके अंदर नॉर्मल लोग के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकत होती है और जो बाकी स्पीशीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। और अपने बारे में बताने के बाद में वो रियन को उस बीच का ध्यान बटाने के लिए थैंक्स बोलती है और थैंक्स बोलने के साथ साथ वो रियन से उसके बारे में भी पूछती है, जिसके बाद उसके सवाल पे रियन उसे अपने बारे में बताने लगता है और अपने बारे में बताने के साथ साथ वो उसे अपने साथ हुई अब तक की सारी घटनाओं के बारे में भी बता देता है। आगे फिर रियन के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में जानने के बाद में कनाडे को काफ़ी बुरा लगता है और क्योंकि रियन ने उसकी मदद की थी तो वो भी इस बात को ध्यान में रख के ये फैसला लेती है कि वो भी रियन की मदद करेगी, जिसके बाद वो रियन से अपनी बीस्ट टेमर मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके खुद को काबू करने को कहती है। और कनाडे की इस बात को सुन करके शुरुआत में तो उसे काफ़ी अजीब लगता है,
लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे ये बात समझ में आ ही जाती है कि कनाडे उससे कहना क्या चाह रही है। असल में कनाडे उससे ये कहना चाह रही है कि वो अपनी बीच टेमिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके कनाडे के साथ में एक बीच टेमिंग एग्रीमेंट साइन कर ले, और इस एग्रीमेंट के साइन होते ही कनाडे और रियन के बीच में एक कनेक्शन जुड़ जाएगा, और उस कनेक्शन की वजह से रियन बिना किसी मुसीबत के कनाडे से अपना कोई भी काम करवा पाएगा। जिसके बाद कनाडे की बात मान करके रियन अपनी बीच टेमिंग पावर्स का इस्तेमाल करता है, और अपने बीच टेमिंग पावर्स की मदद से वो कनाडे की स्पिरिट के साथ में एक बीच टेमिंग एग्रीमेंट साइन करने लगता है। और क्योंकि कनाडे एक अल्टीमेट स्पीशीज से होती है, इसी वजह से रियन को उसके साथ में कनेक्शन बनाने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन बस थोड़ी देर के अंदर ही वो कनाडे के साथ में अपने एग्रीमेंट को साइन कर लेता है, और एग्रीमेंट साइन होने के बाद में रियन बिना जरा सा भी समय गंवाए दोबारा से अपने एग्जाम को पूरा करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी बीच टेमिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे रैबिट्स को अपने काबू में कर लेता है, और उन रैबिट्स को अपने काबू में करने के बाद में वो उन सभी रैबिट्स को सारे मेडिसिनल हर्ब्स को खोजने का काम देता है। जिसके बाद बस थोड़ी ही देर के अंदर वो सभी रैबिट्स सारे मेडिसिनल हर्ब्स को ढूंढ लेते हैं, और सारा सामान मिलने के बाद में रियन बिना जरा सा भी समय गंवाए वापस से एडवेंचरर गिल्ड लौट जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें एडवेंचरर गिल्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियन ने एडवेंचरर गिल्ड के टेस्ट को पास कर लिया है, और अब उसे एक F रैंक के एडवेंचरर पे प्रमोट कर दिया गया है। साथ ही साथ उसे एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से एक एडवेंचरर कार्ड और 50 कॉपर कॉइन्स भी दिए गए हैं। और उन सारी चीज़ों को लेकर के रियन वापस से कनाडे के पास चला जाता है, और कनाडे के पास पहुंचते ही वो कनाडे से कुछ जरूरी बातें करने लगता है। लेकिन जब वो कनाडे से बात कर रहा होता है तभी अचानक उन दोनों के पास में एक अनजान आदमी आ जाता है, जो कि उन दोनों के पास आकर के रियन की बेइज्जती करने लगता है, और उससे ये कहने लगता है कि वो एडवेंचरर बनने के लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद में कनाडे भड़क जाती है। जिसके बाद बातों ही बातों में वो उसे ये बता देती है कि रियन ने अपने बीच टेमिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसकी जैसी एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ में एक स्पिरिचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, और ये काम इस दुनिया में बस कुछ गिने चुने ही बीच टेमर्स कर सकते हैं, और रियन उनमें से एक है। और कनाडे की इस बात को सुन करके वो आदमी रियन को एक फिस्ट बैटल के लिए चैलेंज करता है, और रियन को चैलेंज करने के साथ में वो रियन के सामने एक शर्त भी रखता है, और वो शर्त ये होती है कि जो भी उस फिस्ट बैटल में जीतेगा कनाडे उसकी हो जाएगी। आगे फिर उस आदमी की इस बात को सुन करके कनाडे उससे लड़ने का फैसला करता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि अगर आज उस आदमी को अवॉइड करके यहाँ से चला जाता तो भविष्य में यह आदमी कनाडे को हासिल करने के लिए जरूर उन लोग के ऊपर धोखे से हमला कर सकता है। और इसी बात को ध्यान में रख करके रियन इस मैटर को यहीं पे खत्म करने का फैसला करता है। जिसके बाद वो बिना समय गंवाए उस आदमी से फिस्ट बैटल करने के लिए चला जाता है, और बस थोड़ी ही देर के अंदर रियन बड़ी आसानी से उस आदमी को हरा देता है। और इस चीज़ को देख करके रियन भी काफ़ी हैरान होता है, और उसके मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर अचानक से उसके अंदर इतनी ताकत आ कहाँ से गई। जिसके बाद कनाडे उसे ये बताती है कि उन दोनों के बीच में बने हुए स्पिरिचुअल एग्रीमेंट की वजह से ही रियन उतना ज़्यादा ताकतवर बन गया है जितने कि कनाडे है। आगे फिर उस आदमी को हराने के बाद में रियन को उसका पहला एडवेंचरर मिशन मिलता है, और वो एडवेंचरर मिशन ये होता है कि उसे जंगल के अंदर जाके बहुत सारे हर्ब्स को हासिल करना है। जिसके बाद वो बिना समय गंवाए अपने इस पहले मिशन को कंप्लीट करने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। आगे फिर सीन चेंज होता है और हमें जंगल का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियन वहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जब वो मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा होता है तभी उसे जंगल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और उस आवाज़ को सुनने के बाद में वो दोनों मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करना छोड़ के उस आदमी की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। और जंगल के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि इबॉन फैंक्स ग्रुप के कुछ लोग एक बूढ़े आदमी के साथ लूटपाट कर रहे हैं। इबॉन फैंक्स असल में एक डाकू का ग्रुप है जिसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग हैं, और ये लोग लोगों से लूटपाट करने के साथ साथ उनकी जान लेने का भी काम करते हैं। आगे फिर उस आदमी को मुसीबत में देख करके रियन उस आदमी को बचाने का फैसला करता है। जिसके बाद वो बिना समय गंवाए इबॉन फैंक्स ग्रुप के लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, और देखते ही देखते वो इबॉन फैंक्स ग्रुप के सभी लोग को जान से मार देता है। और उन सभी लोगों के मरने के बाद में वो बूढ़े आदमी रियन को ये बताते हैं कि रियन को उन सभी लोगों को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि ये रियन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और जैसे ही इबॉन फैंग ग्रुप के लोगों को ये पता चलेगा कि उनकी टीम के लोगों को किसी ने मार दिया है, वैसे ही वो लोग बिना समय गंवाए
रियन को जान से मारने के लिए खोजने लगेंगे, और अगर रियन उनके हाथ लग गया तो फिर रियन का जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और उस बूढ़े आदमी की इन बातों को सुन करके रियन थोड़े सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद थोड़ी देर तक सोचने के बाद में वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे शायद पूरे वॉन फैंग को ही साफ करना पड़ेगा। और ऐसा बोल करके रियन कमांडे के साथ में इवॉन फैंग के लोगों को जान से मारने के लिए चला जाता है। इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें इवॉन फैंग ग्रुप के ही बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियन एक पेड़ के पीछे छिप करके इवॉन फैंग के लोगों को जान से मारने के लिए एक सही मौका खोज रहा है। वहीं दूसरी तरफ कमांडे काफी डरी हुई है, और डरी होने के साथ साथ वो रियन से बार बार यही पूछ रही है कि क्या वो 100% श्योर है कि वो पूरे इवॉन फैंग ग्रुप को अकेले ही मार सकता है। और कमांडे की इस बात को सुन करके रियन उसे ये बताता है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास एक प्लान है जिसकी मदद से वो 100% श्योर है कि वो पूरे इवॉन फैंग ग्रुप को अकेले ही साफ कर सकता है। और ऐसा बोल करके रियन अपनी बीस्ट टेमिंग पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो एक स्पेशल तरीके की बी जिसका नाम आहरी भी होता है उसे अपनी पावर से अपने काबू में कर लेता है। आहरी बी एक ऐसी तरीके की बी होती हैं जिनके अंदर स्पेशल तरीके का पैरालिटिक इफेक्ट होता है, और वो जिसे भी काट लेती हैं वो आदमी अगले 12 घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियन को उन बीस्ट को अपने काबू में करता हुआ देख करके कमांडे काफी हैरान हो जाती है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि एक बीस्ट टेमर कभी भी इंसेक्ट्स को अपने काबू में नहीं कर सकता है, लेकिन रियन एक बीस्ट टेमर होने के बावजूद भी ऐसा कर पा रहा है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? और इसी चीज को सोचते हुए वो रियन से ये पूछने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। और कमांडे के इस सवाल पे रियन उसे ये बताता है कि उसके गांव में बहुत सारे बीस्ट टेमर और इंसेक्ट टेमर्स एक साथ रहा करते थे, जिसकी वजह से बचपन में ही उसने बीस्ट टेमर्स के साथ साथ इंसेक्ट टेमर्स की भी बहुत सारी स्किल्स को सीख लिया था। हालांकि जिंदगी में कभी भी उसे इंसेक्ट टेमर्स की स्किल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और इसी वजह से अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि वो बीस्ट टेमर्स के साथ साथ एक इंसेक्ट टेमर भी है। और इन सारी बातों को बताने के बाद में वो कमांडे को एक काम देता है, और वो काम ये होता है कि उसे शहर लौट करके बहुत सारे एडवेंचरर्स और रॉयल नाइट्स को इन डाकुओं को यहाँ से पकड़ कर ले जाने के लिए बुलाना है। और जब तक वो उन सभी लोगों को लेकर के यहाँ पर आएगी तब तक रियन इन बीस्ट की मदद से उन सभी डाकुओं को बेहोश कर चुका होगा। और रियन की इन बातों को सुन करके कमांडे बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए उन लोगों को बुलाने के लिए चली जाती हैं। और उसके जाने के बाद में रियन अपनी पावर से बहुत सारे हरे बीस्ट को अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद उन्हीं बीस्ट की मदद से वो उन सभी डाकुओं के ऊपर हमला कर देता है। और बस थोड़ी ही देर के अंदर वो सभी 20 सारे डाकुओं को काट लेती हैं, जिसकी वजह से वो सारे डाकू 12 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद बस थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पे कमांडे भी एडवेंचरर्स के साथ में आ जाती हैं, और वहाँ पर आने के बाद में वो लोग तेजी से उन डाकुओं को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग ऐसा कर रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारे किंग लिजर्ड्स आ जाते हैं। किंग लिजर्ड्स असल में एक रैंक सी के मॉन्स्टर्स हैं जो कि काफ़ी ताकतवर होते हैं। और उन किंग लिजर्ड्स को देख करके रियन कमांडे के साथ मिलकर उन किंग लिजर्ड से लड़ने लगता है, जिसके बाद बस थोड़ी ही देर के अंदर वो दोनों सभी किंग लिजर्ड्स को जान से मार देते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें एडवेंचरर गिल्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियन को उन डाकुओं को पकड़वाने की वजह से F रैंक एडवेंचरर से E रैंक एडवेंचरर पे प्रमोट कर दिया गया है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हमें अगली सुबह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडवेंचरर गिल्ड की तरफ से रियन को एक मिशन दिया गया है। और वो मिशन ये है कि स्ट्राइड ब्रिज के ऊपर एक शैतान तबाही मचा रहा है, और जो भी उस ब्रिज के आसपास जा रहा है वो शैतान उन्हें मार दे रहा है। और रियन का मिशन ये है कि रियन को शैतान को रोकना है और उसे पकड़ करके उसे एडवेंचरर गिल्ड के हवाले करना है। और इस काम को पूरा करने के बदले में रियन को एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद रियन बिना जरा सा भी समय गंवाए हुए उस शैतान को रोकने के लिए स्ट्राइड ब्रिज पे जाता है। और स्ट्राइड ब्रिज पे पहुंचने के बाद उसे ये पता चलता है कि वो शैतान और कोई नहीं बल्कि एक ड्रैगनॉइड है, जो कि अल्टीमेट स्पीशीज का ही एक मेंबर है। और इसी के साथ में इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।